दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गए और आप इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ेस अभी तक सुन चुके होंगे, अपने मोबाइल पर देख चुके होंगे लोकसभा चुनाव से संबंधित। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही थी, आखिर इतने निचले स्तर पर कैसे आ गई? अपने ही गढ़ में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चलने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ही उसको बहुत बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कारणों पर विचार करने का समय आ गया है, कारणों पर मंथन करने का समय आ गया है, क्योंकि 10 साल तक शानदार सरकार चलाने वाली बीजेपी गवर्नमेंट यदि इतनी तेजी से नीचे गिर रही है तो उसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकते हैं? इन कारणों पर केंद्र सरकार को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। कुछ कारण हम निकाल करके लाए हैं दोस्तों। इसमें राज्य सरकार को भी ये मंथन करना चाहिए कि आखिर इतनी सारी सीटें हमारे हाथ से क्यों निकल गई। अब बात यह है कि हम अपनी तरफ से, हमारी टीम ने जो रिसर्च की है उस रिसर्च के हिसाब से हम कुछ कारण निकाल करके लाए हैं दोस्तों, और वो आपके सामने हम क्रमवार रखेंगे और आप हमें अंत तक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और अंत तक बने रहने के लिए हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपको सारा का सारा निचोड़ ये समझ में आ जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ इतनी तेजी से क्यों गिरा 2024। दोस्तों हम आपको बताते चले कि यदि हम सिर्फ बनारस की बात कर लें तो बनारस में सबसे पहले 2014 में 56% वोट जो है वो मोदी जी को मिले थे और जीत का मार्जिन था 36%। 2019 आते आते वोट का परसेंटेज बढ़ गया जो कि 63% हो गया और 45% हो गया जीत का मार्जिन। और 2024 आते आते ऐसा क्या हुआ कि 54% हो गया वोट का परसेंटेज और मार्जिन घट करके आ गया 13% पर। दोस्तों आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मोदी जी आज़ादी के बाद, यदि चंद्रशेखर जी को छोड़ दिया जाए जिनकी कि अल्पकालीन सरकार थी, कुछ दिन की सरकार थी, तो आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं उनमें मोदी जी सबसे कम वोट पा करके, कम मार्जिन का परसेंटेज पा करके और इस बार जो है चुनाव में बनारस से जीत हासिल कर ली है। अब दोस्तों ये बात समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बहुत बड़े बड़े नारे, बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ा बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। हालांकि चुनाव के समय से हम ये देखते आ रहे थे कि विपक्ष बहुत कमज़ोर था। विपक्ष के बयान आ रहे थे बार बार कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है कि हम किस तरीके से अपनी मार्केटिंग करें, किस तरीके से प्रचार करें। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि आम जनमानस के पटल पर बहुत गहरा असर हुआ और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इतने नीचे गिर गया। दोस्तों यदि हम स्थानीय स्तर पर देखें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश को यदि हम ले लें तो उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रहा। केंद्र सरकार राज्य सरकार के कामों में हस्तक्षेप करती है, लेकिन चुनाव के मामले में जितना हस्तक्षेप केंद्र सरकार, मोदी और शाह की जो जोड़ी है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इनका इतना हस्तक्षेप रहा कि राज्य सरकार थोड़ी देर के लिए पीछे जाती हुई दिखाई दी, बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दी और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का वजन कम करने का भी प्रयास उत्तर प्रदेश में हुआ। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो हम आपको बताते चलें दोस्तों कि अमित शाह जी ने भी बहुत सारी रैलियां की यूपी में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और मोदी जी ने भी बहुत सारी रैलियां की। मोदी जी ने जो रैलियां की उनमें बहुत खास तरजीह नहीं दी गई योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को वो काम भी नहीं दिए गए जो कि वो काम आसानी से कर सकते थे। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि अमित शाह को यदि राजा भैया को समझाना था या राजा भैया को अपने पक्ष में लेकर के आना था तो ये काम योगी जी आसानी से कर सकते थे, लेकिन ये काम अमित शाह ने किया जो कि कहीं से भी उचित नहीं था। लोग बोलें न बोलें, बताएं न बताएं, ये एक अलग मैटर, लेकिन लोग समझते ज़रूर हैं और जब वोट देने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई बात उनके दिमाग में ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी काम करती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के दिमाग में एक बात आ गई थी कि केंद्र सरकार जो है अब तानाशाही चला रही है और ये तानाशाही ज़्यादा दिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तानाशाही किन किन रूपों में चलाई गई ये आपने बहुत अच्छे से देखा। उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। उदाहरण के लिए राम मंदिर का पूरा श्रेय केंद्र सरकार ले गई। अब आप बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया?
जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ही बहुत हद तक जिम्मेदार है कि इतनी शांति से और इतनी सफलता से में मंदिर का उद्घाटन हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हमारी जनता को, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को ये लगने लगा कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है, केंद्र सरकार तानाशाही चला रही है और केंद्र सरकार उल-जलूल योजनाएं भी ला रही है जिसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ धन की बर्बादी है, तो बुद्धिजीवी वर्ग जो बैठा हुआ है यहाँ पर वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो भी समझता है कि सरकार जो है वो अपना पैसा किन किन मदों पर खर्च कर रही है। चुनाव के प्रचार में पैसा खर्च करना एक अलग मैटर है, लेकिन इसी तरीके से केंद्र सरकार ने पैसा खर्चा किया। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी और ये आप भी समझते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपको राशन के कोटे की दुकान से एक झोला मिला था। उस झोले को देखिए, उस झोले का क्या उपयोग था। बिना मतलब का वो झोला था और उस झोले में कोई राशन लेकर के नहीं आया। फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर डाल देना अलग मैटर है, लेकिन जनता के दिमाग से असली बात को छुपा देना ये अलग मैटर है। असली बात आप नहीं छुपा सकते। जनता बहुत अच्छे से समझ गई कि मोदी जी जो है अपना प्रचार कराना चाहते हैं कोटे की राशन के द्वारा, और वो हमको 5 किलो राशन दे करके, 5 किलो का जो राशन वो हमको दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। इस तरीके की बातें भी लोगों के दिमाग में आई। अब दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि जो बेसिक कारण थे यूपी में, पहला कारण तो ये था कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी इस शासनकाल में पूरी तरीके से मनमानी पर उतर गए। वो अपना काम कर रहे हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ तक कि मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के भी अंडर में नहीं है। मुख्यमंत्री जी समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। यदि अभी आपको मालूम हो तो पिछले ये जो रिजल्ट निकला है, रिजल्ट निकलने के बाद 4 तारीख के बाद जो है बहुत तगड़ी कार्रवाई की है योगी जी ने, लेकिन इन कार्रवाइयों से भी वो नहीं घबरा रहे हैं। तो अधिकारियों को किसी चीज़ का डर इसलिए नहीं है क्योंकि उनका नियंत्रण जो है, उनके ऊपर जो नियंत्रण है वो ऊपर से ही खत्म होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था, वो संगठन भी कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं की बात जब ऊपर तक नहीं सुनी गई, यहाँ तक कि विधायकों की बात भी जब ऊपर तक नहीं सुनी गई, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बहुत मायूस थे और उमंग और उत्साह के साथ उन्होंने बूथ पर काम नहीं किया। एक ये भी कारण बहुत बड़ा हो सकता है, पर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वाराणसी मंडल है उसकी यदि हम बात करें तो वाराणसी का जो रीजन है उसमें लगभग 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कि आती हैं, और इन 12 लोकसभा सीटों में से सिर्फ यदि वाराणसी को छोड़ दिया जाए, वाराणसी को भी हम जीत नहीं मान सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति यदि वहाँ से मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं तो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अब वाराणसी के बाद भदोही, मछली शहर, जौनपुर, चंदौली, आजमगढ़, बलिया, रॉबर्ट्सगंज, घोसी, मिर्ज़ापुर, लालगंज और गाजीपुर। अब यहाँ पर जो टिकटों का बंटवारा किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी जिम्मेदार हैं, टिकटों के बंटवारे में पता नहीं कौन सी उदासीनता अमित शाह ने बरती या कौन सी लापरवाही बरती, या क्या वो अपने आप को उत्तर प्रदेश से नहीं जिताना चाहते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसे कमज़ोर कैंडिडेट उतार दिए गए कि वहाँ पर हार निश्चित थी, और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को ये बात मालूम होनी चाहिए थी, और यदि नहीं मालूम थी तो ये कहीं ना कहीं संगठन में आपस में कमी थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जनता है उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को मिनट टू मिनट मिलती रही, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो संगठन था वो इतना कमज़ोर क्यों रहा, सही समाचार ऊपर तक पहुँचाए और उनको जानकारी दे कि इस सीट पर इस व्यक्ति को टिकट देना ठीक नहीं है। अब देखिए, हम आपको यहाँ पर एक बात और बताते चले दोस्तों कि योगी जी कभी नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को या दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जाए, लेकिन इन दोनों को केंद्र के हस्तक्षेप के बाद मंत्री बना दिया गया। और रिजल्ट आप देख रहे हैं, घोसी में आपने रिजल्ट देख लिया कि क्या हुआ। घोसी में अपने पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर अपने ही बेटे को घोसी से नहीं जिता पाए। और भी बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, यदि हम बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको ये बताएं कि जो पुराने चेहरे हैं उनको उतार करके भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ पुराने चेहरे हैं जिनके प्रति लोगों की उदासीनता पहले से ही थी, और वो कह भी रहे थे कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर या कमल निशान पर या मोदी जी के नाम पर वोट जनता दे देगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कह लीजिए और चाहे एनडीए गठबंधन की कह लीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुराने चेहरे हैं कि जिनको जनता ने अपने क्षेत्र में कभी देखा नहीं चुनाव के बाद। तो आप खुद सोच सकते थे अमित शाह जी कि हम इस व्यक्ति को, एक बलिया का यदि हम परसेप्शन ले ले तो बलिया में क्या परसेप्शन बना था, बलिया में ये परसेप्शन बना था कि सांसद जो है, राज्यसभा सांसद जो है नीरज शेखर को टिकट दे दिया गया। अब ये लोगों में आपस में बातचीत होने लगी, चट्टी चौराहों पर ये चर्चा का विषय बन गया कि नीरज शेखर जब राज्यसभा सांसद हैं ही
तो उनको लोकसभा में भेजने की क्या ज़रूरत है? किसी नए व्यक्ति को उतारते, किसी नए चेहरे को उतारते। बहुत ज़्यादा वोट है भारतीय जनता पार्टी का बलिया में, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। गाजीपुर की सीट को यदि आप देख लीजिए तो गाजीपुर की सीट पर तो ऐसे कमजोर कैंडिडेट को उतारा गया कि जैसे भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही थी कि आप हमको वोट मत देना। पारसनाथ राय को कौन जानता है गाजीपुर में? पारसनाथ राय अफजाल अंसारी के सामने बहुत कमज़ोर कैंडिडेट थे। जब हमने पहली बार सुना, हमारी टीम ने जब सुना कि पारसनाथ राय को वहाँ से टिकट दिया गया है, तो हम लोगों से पूछने लगे कि भैया ये पारसनाथ राय है कौन? हमें बाद में पता चला कि ये पारसनाथ राय ये हैं और कोई उनकी विशेष छवि ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से गाजीपुर की जनता उनको वोट करेगी। घोसी का आपने देख ही लिया, मछली शहर का देख लीजिए, जौनपुर का देख लीजिए। आजमगढ़ में सबको मालूम था कि निरहुआ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, उसके बावजूद भी निरहुआ को रिपीट कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये यदि पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार पर सौंप दी जाती, योगी जी पर सौंप दी जाती और योगी जी की सलाह मानी जाती, तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कुछ अलग होता और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को इतनी सीटों पर हार का सामना नहीं करना पड़ता। अब देखिए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है अखिलेश यादव ने और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है राहुल गांधी ने। इन दोनों ने मुद्दा ये पकड़ लिया कि जनता के बीच में जब ये पुराने चेहरे आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने अपने टिकट बांटने के आधार पर वो सीधे के सीधे सारी की सारी सीटें लेकर के चले गए। अपने आप में जो चीज़ कल्पना से परे थी वो हो गया उत्तर प्रदेश में, वो हो गया महाराष्ट्र में, वो हो गया अन्य जगहों पर जिसकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यदि मध्य प्रदेश ने अपना अभयदान नहीं दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की स्थिति और ख़राब होती। आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान का कद पूरे भारत की राजनीति में, या ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ऊंचा हो गया है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि मोदी जी को 1.5 लाख वोट मिले हैं और 8 लाख से ऊपर वोट लेकर के विदिशा मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, जिनके लिए लोग आंसू बहा देते हैं, उन्होंने अपना कद इतना ऊंचा किया कि पूरी की पूरी 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। तो बहुत ज़रूरत है विचार करने की, बहुत ज़रूरत है सोचने की। यदि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करना है तो बहुत ज़रूरत है मेहनत करने की। कैसे लगी हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।